हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आल एजुकेशन में। हम लोग आज बात करेंगे क्लास 9th का हिंदी माध्यम से जो अर्थशास्त्र है, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स, एनसीईआरटी कवर करेंगे। हम लोग इसका थोड़ा थोड़ा चैप्टर करेंगे। टोटल इसमें कितने चैप्टर हैं ये आप सभी को हूबहू पता ही होगा, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं, देख लेते हैं। पहला चैप्टर इसमें अध्याय एक है पालमपुर की कहानी को हम लोग पढ़ेंगे, जो पालमपुर का कहानी है। फिर दूसरा अध्याय इसमें संसाधन के रूप में लोग कैसे हैं, इसको पढ़ेंगे। निर्धनता एक चुनौती, यहाँ से पढ़ेंगे। और भारत में खाद्य सुरक्षा, यहाँ तक पढ़ेंगे। ये जो आपका एनसीईआरटी सीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, चाहे जिस एग्ज़ाम की आप बात कर लें, चाहे पीसीएस लेवल की बात कर लें, चाहे आप यूपीएससी लेवल की बात कर लें, या छोटे मोटे एग्ज़ाम जो होते हैं, वनडे एग्ज़ाम, रेलवे हो गया, एसएससी के क्वेश्चन हो गए, यहाँ से बनते ही इकोनॉमिक्स क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं कि 2-3 ऐसे 4-5 क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में इकोनॉमिक्स के अच्छे खासे वेटेज होते हैं, जो पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी के 6 से लेकर 12 तक कवर करेंगे, जिसमें 9 का हम लोग बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी 9। तो चलिए चलते हैं, पहला चैप्टर देखते हैं हम लोग। पहला चैप्टर है आपका पालमपुर की कहानी। इसमें देखते हैं लोग संदर्भ छोटा छोटा पढ़ेंगे, डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे। इसके माध्यम से लोग देखिए, एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में क्या नज़र आ रहा है? एक खुशहाल गांव, एक गांव का दृश्य। गांव में क्या क्या है? ट्रैक्टर है, बैलगाड़ी है, फिर ये खेत खलियान है, ये कच्चे रोड हैं, और क्या है, पहले ज़माने की बातें हो रही है। और ये घर है। बैलगाड़ी से पहले क्या होता था, यातायात हम लोग करते थे, जो हमारे सामान है इधर उधर करते थे। अब इस कहानी का अवलोकन देखिए। इस कहानी का जो उद्देश्य है, उत्पादन से संबंधित, जो उत्पादन हम लोग करते हैं उससे संबंधित कुल विचारों को परिचय कराना है। यानी कौन कौन से उत्पाद हम करते हैं, इससे संबंधित परिचय कराता है। ये कहानी जो है एक काल्पनिक गांव पालमपुर पड़ता है, उसकी कहानी के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर रहा है। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएँ जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। यानी पालमपुर में देखिए, अब ये क्वेश्चन बनता है कि पालमपुर में मुख्य क्रिया कौन सी है? तो खेती ही सर्वप्रथम यहाँ मुख्य क्रिया है। यानी खेती पे सब लोग डिपेंड है, कृषि पे ही। जबकि अन्य क्रियाएं भी इसके अलावा भी हैं। कौन सी? जो लघु स्तरीय, यानी लघु स्तरीय बोले तो बहुत छोटी क्रियाएं होती है, जैसे विनिर्माण हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, डेयरी हो गया, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। उन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन की आवश्यकता होती है। अभी इनका जो उत्पादन होता है, इन क्रियाओं के लिए क्या होगा? अनेक प्रकार की संसाधन की आवश्यकता होती है। यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं। अब जैसे कौन कौन से हो सकते हैं आपके? प्राकृतिक संसाधन हो सकता है, मानव निर्मित संसाधन हो सकता है, और मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार संयोजित होते हैं। इस कहानी से हमको क्या लाभ मिलेगा? इस कहानी से यह लाभ मिलेगा हमको कि अगर एक गांव हो तो कैसे डेवलप हो, कम्युनिकेशन में कैसे डेवलप करें उसको। अगर कोई सेवा हम लोग ले रहे हैं या कोई वस्तु आदान प्रदान करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। मानव निर्मित वस्तुएं कौन सी हैं, इसके बारे में देखेंगे। प्राकृतिक संसाधन क्या है, इसके बारे में। अब परिचय देखते हैं। पालमपुर आसपास पड़ोस के गांव और कस्बों से भली बात जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। रायगंज कौन सा है? ये जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शहरों से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंस बग्घी तथा अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक आदि देखे जा सकते हैं। अब देखिए, इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हैं। यानी कुछ मकान क्या हैं? ईंट बड़े बने हैं, और कुछ मकान क्या हैं? जो छोटे हुए हैं। अनुसूचित जाति यानी दलित की बात करें तो लोगों की संख्या गाँव की कुल संख्या का 1/3 है। यानी 1/3 लोग क्या हैं? यहाँ पे दलित लोग रहते हैं। वह गाँव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहती हैं। यानी जो छोटे घर होते हैं उनमें इनका निवास रहता है, जिनमें कुछ मिट्टी और तथा फूस के बने होते हैं। यानी मकान किस किस टाइप में मिला आपको? फूस के टाइप में, जो झोपड़ी जिसको बोलते हैं। उसके बाद में मिट्टी के जो मकान है उस टाइप में मिले। फिर कुछ ईंट के मकान मिले। अधिकांश घरों में बिजली है। खेतों में सभी, अब देखते हैं इसमें, खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। यानी बिजली से क्या होता है? हैंडपम्प चला के
पानी का सप्लाई किया जाता है खेतों में। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल विद्यालय है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी औषधालय भी है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। यानी अगर हम लोग उपचार की बात करें तो खाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक क्या है, निजी औषधालय यानी प्राइवेट मेडिकल सेक्टर है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव के उपलब्ध सुविधा में कीजिए। अब देखिए, एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी में हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। यानी यह कहानी क्या बताती है कि इस गांव में कैसा उत्पादन हो रहा है और एक गांव कैसे डेवलप होता है। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधि में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है। अब इससे क्या हो जाएगा, लघु विनिर्माण हो जाएगा। यानी लघु मतलब छोटे छोटे, और विनिर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन, जो छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन होते हैं। परिवहन हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दुकानदारी, ये सारे शामिल हैं इस क्रियाएं में। गैर कृषि में कृषि यानी 2 क्रियाएं पालमपुर में कौन सी 2 क्रियाएं होती है, कृषि का क्रियाएं और एक गैर कृषि क्रियाएं, यानी जो बिना कृषि के हो और एक जो कृषि से हो। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बात जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करते हैं। अब देखिए आगे देखिए, उत्पादन का संगठन कैसा था। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक है। कौन कौन सी चीज़ें? पहली आवश्यकता है भूमि। अगर भूमि नहीं रहेगी तो हम लोग उत्पादन कैसे करेंगे। तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, अब जिससे कोई नेचुरल प्राकृतिक संसाधन है वो जरूरी। जैसे अप्राकृतिक संसाधन में कौन कौन से आ जाएंगे, जल हो गया, वन हो गया, खनिज हो गया, ये सारे क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है, तो जल, वन, खनिज ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं। फिर है दूसरी आवश्यकता क्या पड़ती है हमको, श्रम की, यानी मजदूरी की। मजदूर कैसे लाएंगे हम लोग, अर्थात जो लोग काम करेंगे इसके लिए, उत्पादन के लिए जो लोग काम करेंगे। यानी पहला भूमि, दूसरा श्रम। यानी भूमि जरूरी है और प्राकृतिक संसाधन भी जरूरी है और श्रम भी जरूरी है उत्पादन के लिए। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। यानी कुछ ऐसे कार्य होंगे जिसमें ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग होंगे उनकी आवश्यकता होगी, कुछ में नहीं। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होगी। यानी अब हमको श्रमिक जो होंगे 2 प्रकार के लिए आवश्यक होंगे। पहला पढ़ा लिखा श्रमिक, दूसरा जो मेहनत कर सके, शारीरिक रूप से जो कार्य करे वह श्रमिक। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। यानी जितने भी हमारे श्रमिक होते हैं वो क्या करते हैं, आवश्यक श्रम प्रदान करते हैं। तीसरी आवश्यकता क्या है, भौतिक पूंजी, यानी फिजिकल इनकम। जो पूंजी हमारे पास है, कितनी हमारे पास पूंजी है किसी कार्य को करने के लिए। अगर पैसा नहीं होगा तो हम लोग उत्पादन कैसे करेंगे, खेत में बीज वगैरह, खाद वगैरह कैसे डालेंगे। मजदूरों को यथायथ हम लोग मजदूरों को कैसे उनका पैसा देंगे, क्योंकि कोई भी काम करेगा तो पैसे के लिए करेगा। तीसरी आवश्यकता है जो आपका है भौतिक पूंजी, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन सी मदे आती हैं। यह क्वेश्चन जो होता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन कौन सा किसमें आता है। तो भौतिक पूंजी में देखिए क्या आता है आपका, भौतिक पूंजी में औजार हो गया, मशीन हो गया, यानी जिससे हम लोग कमाई कर सकें। भवन हो गया, औजार तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। यही आपका क्या होता है, स्थायी पूंजी होता है। यानी जो बिल्कुल फिक्स हो, कहीं इधर उधर ना हो, वही स्थायी पूंजी हो जाएगा। अब आपका आता है कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार की कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों का भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। अब यानी जो कच्चा माल होगा जिसको क्या कहते हैं हम लोग मेंटेन करके पक्के में बना के बेच देते हैं, तो ये क्या होगा, कार्यशील। इस पे कार्य करके हम लोग पूंजी बनाते हैं, तो आपका हो जाएगा कार्यशील पूंजी, जिसमें औजार, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। एक चौथी आवश्यकता भी होती है इसके लिए, आपको स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए
ज्ञान उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहते हैं, यानी जिसके पास, जैसे आजकल चलते नहीं कि सेल्स लोग, एक बड़ी कोई कंपनी हो तो अपने सेल्स मार्केटिंग के लिए ऑफिसर्स को रखती है, जो क्या करता है बाजार में जाके उस चीज़ों का प्रचार करता है कि ऐसे इसको बेचते हैं, तो यह मानव पूंजी में आ जाता है। अब देखिए इसमें चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम तथा स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। यह चित्र है, इसमें दिखाया गया ये मशीनें जो हैं आपका किस पूंजी में आती हैं, आपके स्थायी पूंजी में आती हैं, जो कि आपका भौतिक पूंजी है। ये जो बंदा है ये किस में आता है, कार्यशील में आता है, ये सारे हैं। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। पालमपुर में खेती कैसी होती है, भूमि स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं, यानी जितने भी लोग यहाँ पे हैं 75 यानी 75% लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, कृषि इनका क्या है, व्यवसाय है। वह किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों के हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, खेतों में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं हुई। भूमि मापने की मानक इकाई जो है हेक्टेयर है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। यद्यपि गांवों में भूमि का माप बीघा, कुट्ठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? नहीं देखते हैं। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? जहां जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती हो और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छुड़ जाती है, यानी जितने भूमि होंगे, जितने भी सीजन होंगे, इस पर खेती होती ही रहती है। बरसात के मौसम में खरीफ होगा, किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती भी होती है यहाँ पे। सर्दी के मौसम रबी में जिसको रबी मौसम बोलते हैं, इसमें खेतों में गेहूँ उगाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन फसल वाला आपका बनता है, चाहे भूगोल के सेक्शन में बनेगा या आपके इकोनॉमिक्स में बनता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रख कर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई भी होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। पालमपुर में एक किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुव्यवस्थित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र में क्या होता है, सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर वे जल्दी किसानों ने अपनी निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के यानी के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए खेत की सिंचाई होने लगी। भारत में सभी गाँवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदियाँ मैदान के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिण पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि के 40% ऐसे कम क्षेत्र हैं जहां सिंचाई होती है। से क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है, यानी ऐसे 40% ही खेत भूमि है जहाँ पे क्या होता है, सिंचाई हम लोग ऑटोमेटिक करते हैं, बाकी क्या होगा, वर्षा पे ही मेंटेन होगा। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, बहुविध फसल प्रणाली के अंतर्गत कौन सा फसल आता है? यह भूमि के किसी एक टुकड़े को उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली होती है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू भी पैदा कर रहे हैं। इतना इस वीडियो में, ये वीडियो जो का पार्ट वाइज रहेगा पर चैप्टर, जिसमें हम लोग 9th का पूरा
कवर करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।